हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट 2। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो कि हम जिनको नहीं खा सकते। तो हमारी फर्स्ट क्रॉप है रबर। तो इस सिलेबस में हमारा है रबर, कॉटन, जूट। तो हमारा फर्स्ट है रबर। तो रबर एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है और ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप भी है। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब जो इक्वेटर के पास पाई जाती है। इक्वेटर के पास कौन सी स्टेट्स होती हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये स्टेट्स होती है। तो जो 2010 और जो 11 का जो टाइम था उसमें जो इंडिया है वो रबड़ के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 4th रैंक पे आया था। इसके लिए जो हमारा रेनफॉल है वो 2000 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर तो 25 डिग्री से अबोव होना चाहिए। इक्वेटेरियल मतलब इक्वेटर के पास मिलती है तो मतलब टेम्परेचर हाई चाहिए रबर को। अब नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है? फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनसे आप धागा बना सकते हो। मतलब फाइबर क्रॉप्स को हम रेशे वाली क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो रेशा मतलब धागा। तो जिन क्रॉप से धागा बने वो फाइबर क्रॉप्स। हमारी मेन 4 फाइबर क्रॉप्स होती है, कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। दो जो हमारी कॉटन, जूट और हेम्प है ये तो हमारी जो सोइल में जो क्रॉप्स ग्रोन होती है उनसे मिल जाता है। लेकिन जो हमारी सिल्क है वो हमें पता है सेरीकल्चर मतलब जो सिल्क वोम है उससे कुकून्स बनते हैं। और पहले सिल्क वोम्स जो है वो मलबरी की लीव्स पे फेड होते हैं। उससे लार्वा बनता है, लार्वा से कुकून, कुकून से फिर सिल्क मिलता है। तो सेरिकल्चर इस प्रोसेस को बोलते हैं जो सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग है जिससे सिल्क फाइबर बनता है, तो उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। तो जो हमारी पहली 3 है वो तो सॉइल में ग्रो हो जाती है, लेकिन जो सिल्क है वो सेरिकल्चर से ग्रो होती है। फिर है हमारी कॉटन। तो कॉटन जो है, कॉटन एक हमारी रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जो इंडिया है वो कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम माना जाता है। मतलब जो इंडिया है वो एंशियंट टाइम से ही कॉटन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। जो हमारा कॉटन होता है एंशियंट टाइम से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। 2016 में जो इंडिया था वो कॉटन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद। और जो कॉटन है वो एक खरीफ क्रॉप है और उसको 6 से 8 मंथ की रिक्वायर होती है ग्रो होने के लिए। और ये थोड़ा सा गर्मी सीजन में पाया जाता है, हाई टेम्परेचर में मिलता है, ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। और जो रेनफॉल है वो भी लाइट रेनफॉल। और इसको फ्रोस्ट फ्री 2000 मतलब 210 इसको फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए। ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स में ग्रो होता है। नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा जूट है उसका यूज हम मैट्स, रोप्स, कारपेट्स, बैग्स और यार्न वगैरह इन सब के लिए, जो हमारी वो पलंग होते थे पहले टाइम के, उनको भी जूट से बनाया जाता था। और लेकिन जो हमारा जूट है ना वो जैसे कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई कॉस्ट होता है हमारी जूट का। लेकिन जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जूट है उसका जो मार्केट है वो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि हमारा जो नाइलॉन वगैरह होता है ना उसकी तरफ ज़्यादा ये अपने मार्केट को लॉस कर रहा है। मतलब जो जूट है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और वो उसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा ही हाई होती है। जो हमारे मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। और जो जूट है उसके लिए सोइल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए और सूखी सोइल होनी चाहिए। और जब है ना उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, मतलब जो हमारा टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। मतलब हमारा जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या फिर उसमें क्या क्या उनकी चेंजेस आए, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या क्या नए रिफॉर्म्स बने, ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स बने, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बने, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारी 60% पॉपुलेशन को लाइवलीहुड देता है, जीने के लिए क्या है, एक साधन प्रोवाइड करता है। और इसलिए जो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका लैंड का रेगुलर यूज होगा, तो उसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर है या फिर जो उसका डेवलपमेंट है उसके पेस में थोड़ी बहुत रुकावट तो आएगी। और ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं अभी भी जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद, HYV सीड्स हो गए, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने के बाद, अब भी वो मानसून पे और जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से है ना भाई, हमारी पॉपुलेशन तो हमें पता है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो और हमारे जो फार्मर्स है वो मानसून पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, और इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा सीरियस चैलेंज आ रहा है। तो हमें अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो मेजर ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट है हमारा लैंड रिफॉर्म। तो जो हमारा लैंड रिफॉर्म था उस ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका मेन फोकस था। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उसके बाद जो हमारा मेन जो फोकस थी, जो प्रायोरिटी थी, वो एग्रीकल्चर को दी गई थी। जैसे कि हमारा कलेक्टिवाइजेशन किया गया, जमींदारी को अबोलिश किया गया, कोऑपरेशन किए गए, बहुत सारे रिफॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स किए गए, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई। लेकिन लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ, हमारी जो लैंड है उसका साइज कम हो गया था, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स के लॉज हो गए थे, उनको इनेक्ट तो किया गया था, मतलब उनको बनाया तो गया था, लेकिन जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन थी ना, जो उनको इम्प्लीमेंट करना था, उनमें थोड़ी बहुत कमी तो आ ही रही थी। सेकंड था हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या हुआ था, 1960s और 1970s में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को इनिशिएट किया ताकि जो हमारा इंडिया उसका जो एग्रीकल्चर है उसमें इम्प्रूव हो सके। हमारा मेन था ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें क्या हुआ, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके लिए जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, या फिर जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को एनेक्ट किया गया, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा उभर के आए। जैसे कि अच्छी नई टेक्निक्स का यूज़ हुआ, और हमारे HYV सीड्स का यूज़ हुआ। एक हमारा वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था। वाइट रिवॉल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ये जो वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, ये हुआ था कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। लेकिन इसका आउटकम क्या निकला, इसका आउटकम निकला कि भाई जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है और जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो हुआ तो बहुत अच्छी तरीके से था, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट हुई, उसका जो कंसंट्रेशन था वो कुछ ही सेलेक्टेड एरियाज में होके रह गया, पूरे इंडिया में या फिर पूरे देश में वो नहीं फैल पाया। फिर 80s में जो हमारी 1980s और जो 90s का जो टाइम था उसमें एक कंप्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था। जो ये हमारा कंप्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये क्या था, इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों टाइप के रिफॉर्म्स थे। जैसे कि जब जो हमारी फ्लड आ गया, ड्रोथ सूखा पड़ गया, साइक्लोन या फिर आग की वजह से जो हमारी जो फसलें खराब हो जाती थी, तो उससे फार्मर्स को क्या होता था, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इस जो ये हमारा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, इसकी वजह से जो ये हमारे ड्रोथ से, फ्लड से, साइक्लोन से जो भी हमारा नुकसान होता था, इससे नुकसान जो होने वाला नुकसान था उसको है ना क्रॉप इंश्योरेंस मिलने लग गई। मतलब ऐसे बैंक्स, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट, इनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन फैसिलिटीज मिल सके, ताकि उनको जो इनकी प्रॉब्लम्स की वजह से उनका जो नुकसान हो रहा है उनको उनके पैसे के लिए उनको इंश्योरेंस मिल सके। ये था हमारा कंप्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कुछ और भी हमारे इनिशिएटिव्स जो थे
गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारा केसीसी है, और जो हमारा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, इन सब को इंट्रोड्यूस किया गया। वेदर बुलेटिन्स, मतलब जो हमारी टीवी पे जो समाचार आने लग गए, रेडियो में, टेलीविजन में कि अब मौसम ऐसा होगा। बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम चलवाए गए, सीडों मतलब अलग अलग बीजों के बारे में, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में फार्मर्स को बताया गया। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये एक स्कीम थी, ताकि जो फार्मर्स है ना उन पे एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता था मिडिल मैन का। जो हमारे मिडिल मैन होते थे वो पैसा उनसे तो कम दाम में खरीद लेते थे और गवर्नमेंट को ज्यादा दाम में बेच देते थे। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एक स्कीम है उसका भी सेटअप किया। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। अब हमारी एक रिवॉल्यूशन चला था, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, मतलब भूदान और ग्रामदान। ये हमारे एक विनोबा भावे के द्वारा इनिशिएट किया गया था। वो जो हमारे विनोबा भावे थे वो अलग अलग जगह पे जाके भाषण देते थे। तो ऐसे ही भाषण दे रहे थे, तो जो एक है ना श्री रामचंद्र रेड्डी जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लैंड की 80 एकड़ लैंड को उन्होंने ये कर दिया कि है ना 80 लैंडलेस विलेजर्स को, जिनके पास लैंड नहीं है, उनको मेरी 80 एकड़ लैंड दान में दी जाएगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इस एक्ट को भूदान के नाम से जाने गया, मतलब भू का दान, भूमि का दान, भूदान। फिर कुछ जमींदार्स ने या फिर विलेजेस के ओनर्स ने उन्होंने बोला कि उनकी कुछ विलेजेस को, जिनके पास लैंड नहीं है, विलेजेस को ही दान में दिया जाएगा। इस चीज को बोला गया ग्राम दान। मतलब अगर कोई अपनी लैंड को दे रहा है तो वो भूदान, अगर वो पूरे गांव को, विलेजेस को, लैंडलेस को दे रहा है तो वो ग्राम दान। इसलिए ही इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ताकि बिना ही खून का एक दाना गिरे ही पूरा एक चेंज आ गया। इसलिए भूदान ग्रामदान मूवमेंट को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में क्या रोल है। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हमें पता है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है उसकी लाइवलीहुड के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। तो जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में जो डिक्लाइनिंग शेयर्स है, जो उसका जो घटता हुआ जो शेयर है, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, वो एक सीरियस कंसर्न है। क्योंकि हमारी 52% ऑफ टोटल वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और 60% पॉपुलेशन अपने सर्वाइवल के लिए इस पे डिपेंड है। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स किए, बहुत सारे एफर्ट्स लिए। तो फर्स्ट एफर्ट्स था उन्होंने है ना आईसीएआर का इस्टेब्लिशमेंट किया। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और बहुत सारी अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया। उन्होंने एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स करे, उन्होंने हॉर्टिकल्चर सेंटर्स का डेवलप किया, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव का एरिया है वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की। अब इंडियन फार्मर्स के द्वारा जो इंडियन फार्मर सबसे मेन प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे थे वो था, पहली सबसे मेन कि वो मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी पे, प्रीमिटिव मेथड्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं ज्यादातर फार्मर्स। और जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कि इरिगेशन, रूरल एरियाज, जो हमारे मार्केट मैकेनिज्म, रूरल रोड्स जो हो गए हमारे, उनमें जो इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, सेकंड प्रॉब्लम ये थी। और जो हमारी फर्टिलाइजर है उन पे सब्सिडी कम मिलती थी। मतलब जो है ना हमारी फर्टिलाइजर्स है उस पे सब्सिडी बहुत ज्यादा कम मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो वो प्रोड्यूस करते हैं उससे उनको कम पैसा मिलता, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना प्रीमिटिव मेथड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जो हमारी इंपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं उस पे क्या हुआ, रिडक्शन। मतलब हमें पहले पता है हमें इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हुए थे, तो अब उनको फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए थे। वो जब एलपीजी आ गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से क्या हुआ, बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गए। तो जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हम बनाते थे उनका जो सेल है वो बहुत ज्यादा
कम हो गई थी। अब फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने एग्रीकल्चर से अपना इन्वेस्टमेंट कम करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत ज्यादा गिर गई, क्योंकि हमने पता 52% एम्प्लॉयमेंट हमें एग्रीकल्चर से मिल रही थी। अब वो हमारे फार्मर्स ही एग्रीकल्चर में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट मतलब वो लोगों को कैसे हायर करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। अब हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो ये आपका ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है ये वैसे आपका टॉपिक डिलीटेड है 2022 और 2023 सेशन से। तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो जो इंडिया है उसमें ग्लोबलाइजेशन अब से नहीं हो रहा है, कॉलोनियल टाइम से बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइम से हो रहा है। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, मतलब 1800 से जो 1900 के जो बीच की हमारा जो टाइम पीरियड है या फिर जो सेंचुरी है, उसमें जो इंडियन स्पाइसेस थे उसको अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था और इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था। आज भी इनको मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। ब्रिटिश पीरियड में कॉटन को रॉ मटेरियल की तरह ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था और जो इंडिया है ना उसमें कॉटन इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलता था जिसकी वजह से ब्रिटेन में, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश हुई थी इंडिया के गुड क्वालिटी कॉटन की वजह से। 1990 के बाद जो इंडियन फार्मर्स हैं उनमें उनको बहुत सारे नए नए चैलेंजेस का क्या करना पड़ा, नए नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। जो हमारा इंडिया है वो राइस का, वीट का, रबर का, बहुत सारी चीजों का इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। लेकिन जो इंडिया है वो जो दूसरे नेशन है, हमारी इंडिया जब क्या थी, डेवलपिंग कंट्री थी, और जो हमारे डेवलप नेशंस हैं उनके साथ इंडिया अच्छा प्रोड्यूसर होने के बाद, अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, उनके साथ compete नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनको है ना उनका जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा उनको सब्सिडाइज था, मतलब उनको है ना चीजों में सब्सिडी मिल जाती थी, उनको इतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगता था जितना इंडियन फार्मर्स को लगता था, इसलिए उनकी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी होती थी। तो ये इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा एक नया चैलेंज आ रहा था। अब इंडिया जो हमारे एग्रीकल्चर है उसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो हमारा स्मॉल फार्मर्स हो गए या फिर जो मार्जिनल या फिर मीडियम जो फार्मर्स थी उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको जो प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जिसने बहुत ज़्यादा क्या किया था, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो 1990s का जो टाइम पीरियड था जब इंडियन फार्मर्स को जब इंडियन फार्मर्स को नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, तो उस टाइम पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो भी कंट्रोवर्सीज में आया हुआ था। ऐसा बोल रहे थे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स का, बहुत सारे एक्विफायर्स का यूज किया जाता है जिसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो वैनिश हो रही है और जो लैंड है वो भी डिग्रेड हो रही है। तो ऐसे हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया गया था, जैसे कि जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें क्या होता है, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें क्या होता है, उसमें है ना मतलब अलग अलग जो सीड्स है उनकी नई हाइब्रिड वेराइटीज को इन्वॉल्व किया जाता है, इन्वेंट किया जाता है, ताकि जो एग्रीकल्चर है वो और ज़्यादा अच्छे से उभर के आए। जैसे कि अब हमारे नॉन क्राइंग ओनियंस, गोल्डन राइस ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इंडिया में आजकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बिना पेस्टिसाइड्स का यूज़ किए, बिना इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। अब हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो बोलते हैं कि इंडियन फार्मर्स को कुछ
ऐसे अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना चाहिए जिससे हमारी लैंड भी डिग्रेड ना हो और जिससे जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो। कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऐसा सजेस्ट किया है कि भाई जो इंडियन फार्मर्स है वो अगर स्मॉल प्लॉट्स पे क्रॉप्स को ग्रो करना कंटिन्यू करेंगे और उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि फार्मर्स अगर कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन जारी रखेंगे तो इससे जो उनका फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्लीक होगा मतलब उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा रोशन होगा। तो हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर यही फिनिश होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स बी स्मार्टियर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।